Dear students, welcome in online class in SVGMS Asin. 9th क्लास में हिस्ट्री पार्ट में हमने चैप्टर 3 में जिसका नेम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इस चैप्टर में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो टॉपिक्स हमारे थे बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, द इफेक्ट ऑफ द वार, political radicalism and economic crisis and the years of depression. डिप्रेशन के जो ईयर आए थे उनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। आज की हमारी क्लास में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो हमारे टॉपिक है हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का उदय एंड द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का विनाश किस प्रकार किया हिटलर ने, वो हम आज की क्लास में देखते हैं। हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर का उदय किस प्रकार होता है, पावर में वो किस प्रकार आता है, वो हम देखते हैं। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। तो इस प्रकार का जो बैकग्राउंड मिला था हिटलर को, कौन कौन सा बैकग्राउंड था। एक तो इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज। इसमें जो संकट आया था उसने हिटलर के पावर में राइज होने का बैकग्राउंड उसने फॉर्म कर दिया था। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर जिसका बॉर्न 1889 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, तो ये भी ध्यान रखना आपको, इसका जन्म जो हुआ था हिटलर का ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, तो पॉवर्टी में इसका समय गुजरा था। इसका जो यूथ टाइम था, जो युवा अवस्था थी, वो गरीबी में उसने स्पेंड की थी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हुआ, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, तो उसने अपना नाम एनरोल करवाया किसमें, आर्मी में, आर्मी में भर्ती हुआ। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, और इसके अलावा फ्रंट के ऊपर मैसेंजर्स के रूप में उसने काम किया। बिकेम ए कॉर्पोरल, और वो कॉर्पोरल बना। एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और ब्रेवरी के लिए उसको मेडल भी दिए गए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, और जर्मनी की जो पराजय हुई थी उसे वो हॉरिफाइड हो गया था, उसको उस जर्मनी की जो पराजय थी उससे काफ़ी वो भयभीत हुआ, उसको हिला के रख दिया पराजय ने। एंड द वर्सलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और जो वर्सलीज की ट्रीटी हुई थी उसने उसको फ्यूरियस कर दिया था, उसको क्रोधित कर दिया था। इन 1919 में ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसके अलावा 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स नामक स्मॉल ग्रुप को ज्वाइन किया था। ही subsequently took over the organization, उसने धीरे धीरे इस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कंट्रोल कर लिया। एंड रीनेम्ड, और इसको रीनेम दिया इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इस जर्मन वर्कर्स पार्टी को उसने पहले ज्वाइन किया और धीरे धीरे उसके ऊपर कंट्रोल किया और उसको रीनेम दिया द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इस प्रकार उसको नाम दिया गया। दिस पार्टी केम टू बी नॉन एज द नाजी पार्टी, और इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। In 1923,
1923 में हिटलर ने प्लान किया टू सीज कंट्रोल ऑफ बेवेरिया। बेवेरिया पर कंट्रोल करने का 1923 में हिटलर ने प्लान किया। मार्च टू बर्लिन, और इसके अलावा बर्लिन पर चढ़ाई करने, बर्लिन की ओर मार्च करने का भी उसने प्लान किया। एंड कैप्चर पावर, और इसके अलावा पावर को कैप्चर करने का भी उसने प्लान किया। ही फेल्ड, इसमें वो असफल रहा। वाज अरेस्टेड, और अरेस्टेड हो गया, अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। ट्राइड फॉर ट्रेजन, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। एंड लेटर रिलीज्ड, और बाद में उसको छोड़ दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s। जो नाजीज थे, जो नाजीज सेक्शंस था, जो ग्रुप था, 1930 के दशक के शुरू में जनता को बड़े पैमाने पर अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाया था। इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। और इसके अलावा जो ग्रेट डिप्रेशन थी, उस ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। नाजीवाद ने एक जन आंदोलन, मास मूवमेंट का रूप ग्रहण कर लिया था। एज वी हैव सीन, जैसा कि हम सीन कर चुके हैं, आफ्टर 1929, 1929 के बाद में बैंक्स कोलैप्स्ड, बैंक कोलैप्स हो गए थे। बैंक कोलैप्स का मतलब दिवालिया हो चुके थे। एंड बिजनेस शट डाउन, और बिजनेस भी बंद होते जा रहे थे, शट डाउन हो गए। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और जो वर्कर्स थे उन्होंने भी जॉब्स को खो दिया था। एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन्ड विद डेस्टिट्यूशंस, और जो मिडिल क्लास थी वो डेस्टिट्यूशंस के कारण थ्रेटन्ड थी। इन सच ए सिचुएशन, इस प्रकार की जो सिचुएशन थी, उसमें नाजी प्रोपेगेंडा स्टाइल्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। नाजी प्रोपेगेंडा में पीपल्स को एक बेटर फ्यूचर दिखाई देता था। इस प्रकार की जो सिचुएशंस पैदा हुई थी, उसमें जो नाजी प्रोपेगेंडा था, नाजी प्रचार, नाजी प्रोपेगेंडा में पीपल्स को एक बेटर फ्यूचर दिखाई दिया। इन 1928, 1928 में द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द राइक्सटैग, द जर्मन पार्लियामेंट। जो जर्मन पार्लियामेंट है, जिसको राइक्सटैग भी कहा जाता है, इस राइक्सटैग के लिए जो इलेक्शंस हुए थे, उसमें नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट ही मिले थे। बाय 1932, और इसके बाद 1932 में इट हैड बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स, और 1932 तक आते आते देश की सबसे बड़ी ये पार्टी बन चुकी थी, और उसे 37% वोट मिले थे। तो यहाँ पर न्यू वर्ड आया है प्रोपेगेंडा। तो जैसा कि हमारे लेसन में ये प्रोपेगेंडा वर्ड आया है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल। तो जनता को प्रभावित करने वाले जो एक खास तरह का जो प्रचार होता है, उसको हम प्रोपेगेंडा कहते हैं, जिससे जनमत प्रभावित होता है, पीपल्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो पीपल्स होते हैं, उनके जो ओपिनियन होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं प्रोपेगेंडा से, तो उसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा। ये किसके द्वारा किया जाता है? थ्रू द यूज ऑफ पोस्टर्स, फिल्म्स, स्पीचेज, etc। ये पोस्टर के माध्यम से किया जा सकता है, फिल्म दिखाकर किया जा सकता है, भाषण देकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर। हिटलर पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल।
और उसका जो पैशन था, उसके वर्ड्स थे, वो पीपल को मूव कर देते थे। ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और उसने प्रॉमिस किया था एक स्ट्रॉन्ग नेशंस को बिल्ड करने का, लोगों से उसने प्रॉमिस किया था। एंड डू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सेलिस ट्रीटी, और इसके अलावा वर्साई की संधि में जो गलत व्यवहार किया गया जर्मनी के साथ, उसको भी रिमूव करने का उसने प्रॉमिस किया। एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल की जो डिग्निटी थी उनको रीस्टोर करने का भी उसने प्रॉमिस किया। ही प्रॉमिस्ड, इसके अलावा उसने ये भी प्रॉमिस किया, उसका ये वादा था, एम्प्लॉयमेंट फॉर द लुकिंग फॉर वर्क, जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, जो बेरोजगार है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, उसने इस प्रकार का प्रॉमिस किया। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और जो यूथ है उसके लिए सिक्योर फ्यूचर की भी उसने उसने प्रॉमिस किया था। उसने एक सुरक्षित भविष्य का भी उसने जो है प्रॉमिस किया था लोगों से, कि बेरोजगारों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, और इसके अलावा उसने ये आश्वासन दिया कि वो देश को फॉरेन इन्फ्लुएंसेस से आउट करेगा, निकालेगा। एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कंस्पिरेंसीज अगेंस्ट जर्मनी, और इसके अलावा तमाम विदेशी साजिशों का भी वो मुकाबला करेगा, जवाब देगा। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, हिटलर ने पॉलिटिक्स की एक नई शैली बनाई थी। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टल्स इन मास मोबिलाइजेशन, वे जानता था, वे लोगों को मोबाइलाइज करने के लिए आडंबर प्रदर्शन का जो इम्पोर्टेंट होता है, जो सिग्निफिकेंस होता है, वो समझता था कि किस प्रकार लोगों को मास मोबिलाइजेशन किया जा सकता है, किनके द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा, स्पेक्टल्स के द्वारा किस प्रकार मास मोबिलाइजेशन किया जा सकता था। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस वो समझता था। Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support of Hitler. तो हिटलर के प्रति सपोर्ट को दर्शाने के लिए क्या किया गया, बड़ी बड़ी रैलियां, मास रैली, मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स जो है वो आयोजित की गई, ताकि हिटलर जो है अट्रैक्टिव हो सके, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो इसके लिए पब्लिक मीटिंग्स और मैसिव रैलीज आयोजित की गई, टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर, जो हिटलर के सपोर्ट है उनको बताने के लिए पब्लिक मीटिंग्स की गई, रैलियां आयोजित की गई। एंड इन स्टिल ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए भी ये काम किया गया। द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, स्वास्तिक छपे हुए लाल झंडे, द नाजी सैल्यूट और नाजी सैल्यूट, एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ applause after the speeches were all part of this spectacles of power. तो भाषणों के द्वारा खास अंदाज में जो है ये सारी चीजें प्रदर्शित की जाती थी, ये भी प्रदर्शन का हिस्सा थी। कौन कौन से? रेड बैनर्स विद स्वास्तिक, स्वास्तिक वाले जो रेड बैनर्स थे, जो झंडे थे, उनके द्वारा, नाजी सैल्यूट के द्वारा, रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ एप्लॉज आफ्टर द स्पीचेज, स्पीचेज के बाद में जो तालियां बजती है, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, उनके द्वारा भी जो है ये बताया जाता था। इस प्रकार शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a Messiah, a savior,
as someone who had arrived to deliver people from their distress. तो नाजियों ने जो प्रचार किया था, नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर को प्रोजेक्ट किया था किस रूप में? मसीहा, एक मसीहा के रूप में, ए सेवियर, एक रक्षक के रूप में, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। पीपल की जो डिस्ट्रेस है उसे उबारने के लिए अवतार के रूप में उसको हिटलर को प्रोजेक्ट किया था। इट इज एन इमेज that captured the imagination of people whose sense of dignity। एक ऐसे समाज को ये छवि बहुत अट्रैक्टिव लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास जो है वो खत्म हो चुका था। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered, जिनका shattered हो चुका था dignity and pride। जिन लोगों को, ऐसे समाज को या ऐसे लोगों को इस प्रकार ये जो छवि प्रस्तुत की गई ये बहुत अच्छी लगी। किसको? ऐसे समाज को जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व यानी डिग्निटी एंड प्राइड जो था वो खत्म हो चुका था, सेटल्ड हो चुका था, एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और जो एक आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से भी देश गुजर रहा था, उसमें इस प्रकार की जो छवियां प्रदर्शित की गई वो लोगों को पसंद आई थी। नेक्स्ट है द डिस्ट्रैक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डिस्ट्रैक्शन यानी लोकतंत्र का विनाश। ऑन 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को इनवाइट किया, ऑफर किया। किसके लिए किया? चांसलर का पदभार संभालने के लिए, उसको चांसलर बनाने के लिए प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसको ऑफर किया। द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मिनिस्टर्स में हाईएस्ट पोस्ट होती है कौन सी? चांसलरशिप की। तो जो प्रेसिडेंट था जर्मनी का हिंडनबर्ग, उसने हिटलर को चांसलरशिप का ऑफर दिया। ये जो पोजीशन है, ये जो पद है, ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स में हाईएस्ट है टू हिटलर। हिटलर को ये दिया गया ऑफर। बाय नाउ द नाजीज had managed to rally the conservatives to their cause। नाजी पार्टी कंजर्वेटिव्स को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। हैविंग एक्वायर्ड पावर, और पावर हासिल करने के बाद में हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। तो जब पावर मिल गया, चांसलर बन गया, तो हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की जो स्ट्रक्चर है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको भंग करना उसने चालू कर दिया। ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेड हिज मूव। और इसके अलावा फरवरी माह में जो जर्मनी की संसद है, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसमें जो मिस्टेरियस फायर हुई थी, जो रहस्यमय ढंग से अग्निकांड हुआ था, उससे उसका ये रास्ता और भी आसान हो गया। मिस्टेरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेड हिज मूव। उसका जो मूव है उसको फैसिलिटी और मिली इस घटना के कारण। कौन सी घटना? मिस्टेरियस फायर के कारण। कहाँ पर हुई थी? ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग्स में हुई थी फरवरी माह में। द फायर डिग्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, assembly that had been guaranteed by the Weimar constitutions. So the fire decree of
28 फरवरी 1933 क्या किया इसने? 28 फरवरी 1930 को जो अग्निकांड हुआ था, नहीं, ये जो अध्यादेश जो एक्ट बना था 28 फरवरी 1933 को, जो अग्नि अध्यादेश था, उसने क्या किया? उसने इस प्रकार के जो राइट्स है उनको खत्म कर दिया, सस्पेंड कर दिया। सिविक राइट्स, जो सिविक राइट्स थे, जो नागरिक अधिकार थे, कौन से? लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक तो स्पीच की जो फ्रीडम थी उसको खत्म कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशंस। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा ये जो गारंटी दी गई थी, वाइमर संविधान में इन अधिकारों का जो इम्पोर्टेंस था उसको खत्म कर दिया गया। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्क एनिमीज, और इसके बाद हिटलर अपने आर्क एनिमीज की तरफ टर्न किया। द कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट थे वो आर्क एनिमीज थे, किसके थे? हिटलर के। हिटलर के जो कट्टर शत्रु थे, आर्क एनिमीज थे द कम्युनिस्ट। जो कम्युनिस्ट थे वो कट्टर शत्रु थे हिटलर के, मोस्ट ऑफ होम वर hurriedly packed off to the newly established concentration camp। उसने क्या किया? जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट के ऊपर उसने निशाना साधा और ज्यादातर कम्युनिस्टियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। जो कंसंट्रेशन कैंप थे जर्मनी में, जहां पर लोगों को बंद रखा जाता था, मारा जाता था, वहां पर कम्युनिस्टों को भेज दिया गया। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वाज सेवरे, कम्युनिस्टों का रिप्रेशन किया गया, उनका दमन किया गया, कम्युनिस्टों का दमन किया गया। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communist alone। तो लगभग 500,000 पॉपुलेशन वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में, जो ड्यूसलडॉर्फ जो शहर है जर्मनी का, जिसकी आबादी जो है 500,000 पॉपुलेशन है, इस शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बच्ची कुची जो 6,808 फाइलों में से 1,440 जो फाइलें थी वो सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। There were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही दमन नहीं किया, नाजी शासन ने कुल 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स परसेक्यूटेड, कुल 52 किस्म के लोगों को दमन किया, अपना निशाना बनाया नाजियों ने। ऑन 3 मार्च 1933, 3 मार्च 1933 को द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड, एक विशेष अधिकार अधिनियम पारित किया गया 3 मार्च 1933 को। दिस एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, तो इस कानून के द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप लागू कर दी गई। तो जर्मनी में जो तानाशाही स्थापित हुई थी वो कौन से एक्ट के द्वारा हुई थी, कब हुई थी? तो ये अंडरलाइन करना आपको, 3 मार्च 1933 को जो फेमस एक्ट पास हुआ था, एनेबलिंग एक्ट, उसके द्वारा जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी गई। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट। इस कानून ने हिटलर को पार्लियामेंट को आउटलाइन कर दी, साइडलाइन में कर दिया, ऐसा पावर दिया जिससे पार्लियामेंट साइडलाइन हो गई, यानी एक तरफ पार्लियामेंट को धकेल दिया गया। एंड रूल बाय डिक्री, और केवल अध्यादेश के द्वारा ही शासन चलाने का जो निरंकुश अधिकार होता है वो हिटलर को प्राप्त हो गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन्ड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स
एफिएलेट्स। जो नाजी पार्टी थी, जो इसकी जो सहयोगी संस्थाएं थी, उनको छोड़कर जो दूसरी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज थी, ट्रेड यूनियंस थी, उनके ऊपर बैन कर दिया गया, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। द स्टेट एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया एंड आर्मी एंड जुडिशियरी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सेना के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर स्टेट का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से कंट्रोल किया गया। व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और जो सुरक्षा दस्ते होते हैं उनको क्रिएटेड किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई, स्पेशल सर्वेलेंस क्रिएटेड किया गया। किसके लिए? टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज द नाजीज वांटेड। जिस प्रकार नाजी चाहते हैं, नाजियों के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड एसए और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, these included the Gestapo, सीक्रेट स्टेट पुलिस। गेस्टापो जो था, ये सीक्रेट स्टेट पुलिस का नाम है। जर्मनी में जो गुप्त राज्य पुलिस थी उसको गेस्टापो कहा जाता था। एंड द एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड। इसके अलावा एक और संगठन था एसएस, जिसको प्रोटेक्शन स्क्वाड कहा जाता था। क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज एसडी। और इस प्रकार अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, ये पहले से ही मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और इसके अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर राज्य पुलिस, गेस्टापो कहा जाता था गुप्तचर राज्य पुलिस। और इसके अलावा एसएस, एसएस भी थी, एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो इस प्रकार की अपराध नियंत्रण, पुलिस, सुरक्षा सेवा का भी जो है गठन किया गया, एस्टैब्लिश किया गया इनको। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputations as the most dreaded criminal state. इनके ये जो एस्टैब्लिश किए गए इस प्रकार के जो दस्ते, इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन, इनको बहुत सारे अधिकार दिए गए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए और इन्हीं की वजह से नाजी स्टेट को एक खराब राज्य की छवि प्राप्त हुई। इनके कारण नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, जो नाजी स्टेट था उसकी जो रेपुटेशन थी वो मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट के रूप में हो गई। एक खूंखार राज्य या खराब राज्य, ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट्स के रूप में जर्मनी को जाना गया। इसके अलावा पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर्स चैम्बर्स। गेस्टापो के जो चैम्बर्स थे, टॉर्चर चैम्बर्स, जहाँ पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था, गेस्टापो के जो टॉर्चर चैम्बर्स थे उनमें किसी को भी बंद किया जा सकता था। पीपल कुड नाउ बी डिटेन किया जा सकता था, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल, अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीड्योर्स। बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी लीगल प्रोसीड्योर्स के उनको देश से निकाला जा सकता था। गेस्टापो के जो टॉर्चर चैम्बर्स थे उसमें डिटेन किया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था किसी को भी।
द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्यूनिटी। और दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी वाले जो रूल थे, जिसका पावर्स था, वो पुलिस फोर्सेज ने एक्वायर्ड कर लिया था। एक वर्ड आया है कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप जो थे, ये कैंप क्या थे? ए कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड। यहाँ पर लोगों को आइसोलेटेड किया जाता था एंड डिटेन्ड विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ऐसे स्थान जहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिना किसी लॉ के, कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। Typically, it was surrounded by electrified barbed wire fences। और ये जो कंसंट्रेशन कैंप थे, इनमें बिजली का करंट जो है वो प्रवाहित होता रहता था, बिजली इसमें चलती रहती थी, ताकि इन कंसंट्रेशन कैंप से पीपल जो है भाग नहीं सके। इस प्रकार की जर्मनी में व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।